Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Nitish Dhiman. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग भाई सबको। नीतीश होस्ट बना दीजिए। नीतीश 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 अनम्यूट कीजिए आप। इस समय आप होस्ट हैं। ओके, थैंक यू। So now let us start. So कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। उससे पहले उन क्वेश्चंस को डील करेंगे एंड देन वी विल हैव फर्दर डिस्कशन ऑन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। पहले हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम पर थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ आज की क्लास में पहले थ्योरेटिकल में डील करना है, बट पहले कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं जो लास्ट क्लास में टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेटेड। सबसे पहले क्वेश्चन ये दिया था एक, सर वो ऊपर एक बार आ रहा है वो तो इस क्या लिखा हुआ है उस पर? सुनाइए सर। शेयरिंग का वो ग्रीन कलर हट गया सर, हट गया वो बड़ा हट बड़ा। गया ना, वो एक्चुअली वो ऊपर चला जाएगा जब लिखेंगे, तो जब जरूरत होती है वो नीचे आ जाता है बाहर। ठीक है, सो इसमें डेल्टा एन इज इक्वल टू ई एन प्लस वन माइनस ई एन, क्या वैल्यू आएगी? यूज करना चाहिए ई एन प्लस वन माइनस ई एन, दिस इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n प्लस वन होल स्क्वायर, वन ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट में माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स का डिफरेंस क्या आएगा? तो अगर इस डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में एक बार n प्लस वन होल स्क्वायर है, एक बार n स्क्वायर है। 13.6 तो चलो कॉमन नहीं होगा, कॉमन है पूरे में। माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस ये भी रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म माइनस। सो नाउ वैल्यू विल बी, हम लोग 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉमन ले लेते हैं, है ना। इसके साथ 1 अपान एन स्क्वायर माइनस 1 अपान एन प्लस वन स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर n प्लस वन होल स्क्वायर, यही आएगा। देखिए सब्ट्रैक्शन,
1/n² माइनस 1/n प्लस 1। तो यहाँ 2n+1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में n+। अब आप ये बताइए कि ये टर्म किस तरह से वेरी करेगा। सर n के डिफरेंट वैल्यू पे। डिनोमिनेटर में यस। हाँ, ऑप्शन सी आया। अगर n की Increase वैल्यू करना इंक्रीज चाहिए कर, था। हाँ, therefore delta n decreases as n increases because डिनोमिनेटर में n का पावर लार्ज है। तो लार्ज पावर का मतलब वो डिनोमिनेटर विल वेरी फास्टर देन विल इंक्रीज फास्टर देन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के कंपैरिजन में डिनोमिनेटर जो है वो फास्टर, ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, और इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि डिनोमिनेटर और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। एज n इंक्रीज है, जैसे जैसे n बढ़ाएंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिनोमिनेटर ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, ज़्यादा फास्ट ग्रो करेगा, और इसलिए न्यूमरेटर कितना भी रहे, डिनोमिनेटर अगर लार्ज और बड़ा होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि दैट वैल्यू डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है ना। तो यहाँ ये n की वैल्यू डिनोमिनेटर में पावर 4 में है, ऊपर पावर 1 में है, तो डिनोमिनेटर में n पावर 4 है ना, तो n⁴ का क्या मतलब हुआ, ऊपर ओनली n है, तो अगर ये 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो यहाँ 16 टाइम्स बढ़ेगा, 3 टाइम्स बढ़ाओगे तो 81 टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ाओगे तो ये कहीं 256 टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। यस सर। सो ज़्यादा तेजी से डिनोमिनेटर बढ़ रहा है और ज़्यादा डाउन कर रहा है डेल्टा n की वैल्यू को, डिक्रीज करा रहा है। सो ये क्वेश्चन JNU 2019। क्वेश्चन नंबर 26। The energy levels of the hydrogen atom are given in terms of principal quantum number n and a positive constant a। अब यहाँ देखिए आपको एनर्जी की बात कर रहे हैं। एनर्जी की वैल्यू में हम लोग जानते हैं En is equal to minus 13.6 electron volt n square। We can have minus a upon n square where a is a constant 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। a जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट में एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले लिया। ये क्वेश्चन भी इजी है, जस्ट कंपेयर करके कैपिटल ए की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 IIT JAM 2000। यस, प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा शो कर दीजिए, ये वाला, ये इसके पीछे, इसके पीछे वाला। हाँ ये ठीक है। ओके सर। ये क्वेश्चन है MEMP MH। आपसे मैं पूछूंगा कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है, तो आप कहोगे मास ऑफ हाइड्रोजन में न्यूक्लियस का मास और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑप्शन सी। दोनों इन्वॉल्व। रुकिए, तो सी देखते हैं हम लोग। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा ग्रेटर है, हाइड्रोजन एटम का मास ग्रेटर है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास ग्रेटर है, दोनों का सम करके। सर दोनों का सम। Which one? ये दोनों का सम तो एक ग्रेटर है। बाइंडिंग और एनर्जी जो का भी कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, तो वही तो इंट्रोड्यूस करना है। तो क्या करें, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये मास है। एनर्जी में अगर c² डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, मास आएगा, मास यस है ना। यस, सो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर जो मास होगा, बाइंडिंग एनर्जी मान लो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी के इक्विवेलेंट जो मास होगा बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय c² से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताओ कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c², ये मास है विथ रिस्पेक्ट टू बाइंडिंग एनर्जी। ये क्या करें, यहाँ प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, क्या करें। फ्रैक्शन सर। ऐड करेंगे। प्लस माइनस ऐड माइनस करेंगे। कौन सा, अभी मैं पूछ रहा हूँ कौन सा ग्रेटर है, तो आप ही, मैंने जैसे मान लो यहाँ इक्वल टू का साइन लगा रखा है, ग्रेटर कौन सा होगा, इस साइड वाला या इस साइड वाला, राइट साइड वाला। MP प्लस, हाँ ये यस सर। RHS, यस। तो अगर ग्रेटर हो गया तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना कुछ अमाउंट, तभी तो एक्चुअल इक्वेशन आ पाएगा।
तो ये इक्वल टू का अगर साइन करेंगे तो यहाँ माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा हुआ? सर सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन है। दोनों के बीच में बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो प्रोटॉन सेपरेट है, इलेक्ट्रॉन सेपरेट है। जब भी दोनों एक साथ बाउंड स्टेट में आएंगे, कितनी एनर्जी स्टोर होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन। 13.6 इलेक्ट्रॉन। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से ये दोनों एक दूसरे से बाउंड हो जाएंगे, बंध जाएंगे। ठीक है, तो दैट बाइंडिंग Yes. एनर्जी कम्स फ्रॉम, कहां से आएगा बाइंडिंग एनर्जी? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मासेस से। हाँ सर, वो मास जो चेंज होगा ना, मास, यस, हाइड्रोजन एटम जो बनेगा, एक्चुअल हाइड्रोजन एटम का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास से कम होगा। ठीक है, तो जो मास का चेंज है, that mass will be converted into energy, and that energy will provide the binding to the atom. सर अगर समझ में आई? मतलब नहीं समझ में आई ना? सर सिस्टम में मतलब एनर्जी आ गया तो फिर वो एनर्जी एज अ मास ऐड करेंगे ना, हम सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? वो मास डिफेक्ट जो एक्चुअली होता ये है वैल्यू वो ग्रेटर है। सर ग्रेटर है कैसे बता सकते? रुकिए मैं बताता हूँ फिर से, इसको कॉन्सेप्ट इस तरह से लेते हैं। मान लो दो सर वो दोस्त हैं। जो एटम है उससे अभी फ्री मास है। रुकिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो दो लोग हैं, दो फ्रेंड्स हैं। एक फ्रेंड यहाँ रहता है, एक फ्रेंड यहाँ रहता है। दोनों दोस्ती करेंगे, दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है? यस हाँ? अब दोनों ने Yes. बोला कि ठीक है, एक कंपनी शुरू करते हैं। इसने कहा कि मैं 100 रुपये लगाऊंगा, ये 100 रुपये लगाएगा। ठीक है, दोनों 100 रुपया लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि चलो 200 रुपया इकट्ठा हुआ, अब हमारा एक काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिर ऐसे ही दो दोस्त मिले, उन्होंने कहा हम 100 नहीं, हम 2-2 लाख रुपया लगाएंगे। तो 2 लाख एक ने लगाया, 2 लाख एक ने लगाया, 2-2 4 लाख हो गया। आप बता सकते हैं कि 200 रुपए वाले दोस्तों की दोस्ती ज्यादा बाइंडिंग रखी, ज्यादा स्ट्रांग है, या 4 लाख वालों की? वही 4 दो लाख वाला। कॉमन टाइप के फ्रेंड्स हैं। 200। क्यों ज्यादा बाइंडिंग अच्छी है 4 लाख पैसा वाले में ज्यादा है। और 200 रुपए वाले में? क्यों? पैसा क्या है? ये चंदा ज्यादा दे दिया ना। सर ऐसे कैसे बता अच्छा, सकते हैं? एनर्जी ज्यादा से जुड़े हैं ना सर, ऐसे कह सकते हम हैं इसको। पैसे को एनर्जी जोड़ लेते हैं। मान लो हाँ, पैसा सर। इज इक्वल टू एनर्जी। एनर्जी पैसा यहाँ पर एनर्जी की तरह है। तो ये पैसा इन्होंने कहां से दिया होगा? मान लो ये एनर्जी है, एनर्जी कहां से गया होगा? सेक्रीफाइस से गया होगा ना, कहीं से उन्होंने Yes. खर्च किया होगा उस। तो दोनों मान लो दोनों ही एटम्स हैं, या दोनों, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। सपोज एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल करके अपने आप को एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस फॉर्म करने में, या पर्टिकुलर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिल करके एक पर्टिकुलर एटम फॉर्म कर रहे हैं। प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, और ये एटम बना रहे हैं। तो अपने मास का कुछ हिस्सा, मास समझते हो ना? यस मास इनर, इसके पास जो रेस्ट मास है अपना, उस रेस्ट मास का कुछ हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट कराएंगे। क्यों कन्वर्ट कराएंगे? कुछ लॉस कराएंगे कि ठीक है थोड़ा सा मेरा मांस काट लो। मांस और मास की बात अलग अलग है, आप लोग उस तरह से मत लेना। ठीक है, मास MASS। तो मास जो है वो इस एटम ने बोला कि ठीक है 2-4% मेरा ले लो, 2-4% इसने अपना प्रोवाइड किया। 2% 4% इसमें मान लो मास इनका कम हो गया। किसी भी प्रोसेस में एटम्स को अगर एक साथ एक बाउंड स्टेट में रहना है, न्यूक्लियस को बाउंड स्टेट में रहना है, तो हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से थोड़ा मास एज ए मास डिफेक्ट लिया जाएगा। तो जो फाइनल बनेगा, हाइड्रोजन एटम बनेगा बाद में। पहले क्या था? प्रोटॉन था और इलेक्ट्रॉन था। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों मिल करके ज्यादा मास रख रहे थे, और अभी जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बना, हाइड्रोजन एटम बना, तो उसका मास हो गया कम।
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम बना उसका मास हो गया कम। मान लो प्रोटॉन ने अपना 2% मास बोला कि ठीक है मेरा हैवी मास है, आप ऐसा करो कि 1% मास मेरे से ले लो। इलेक्ट्रॉन ने भी कहा कि ठीक है 0.1 0.5% कुछ मेरे से भी ले लो। तो दोनों ने मिल करके हाइड्रोजन एटम बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। होता है ना, किसी भी कंपनी को, किसी भी स्टोर को, किसी भी प्रॉफिट वाले स्पेस पर सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया एंड दैट कंट्रीब्यूशन इज अपीयरिंग एज ए मास डिफेक्ट। हाइड्रोजन एटम बना, उस हाइड्रोजन एटम का मास कम होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इंडिविजुअल मासेस से। प्रोटॉन का इंडिविजुअल मास इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल मास ज्यादा था सम करके, और जब हाइड्रोजन एटम बनेगा तो उसका मास रिलेटिवली दोनों के सम ऑफ मासेस से कम होगा। और कम होगा तो हम बोलेंगे कि यहां कुछ मास का डिफेक्ट हुआ है। मास का डिफेक्ट हुआ है हाइड्रोजन बनने में। एटम के अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों कंस्टिट्यूएंट ने कुछ अपना मास दिया होगा और इसलिए वो मास एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। क्लियर? एंड दैट स्टोर्ड एनर्जी इज एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी। तो सर हम इसे एक वो स्टोर फ्यूजन का हम एग्जांपल कह सकते हैं। जी हाँ, फ्यूजन का एग्जांपल बोल सकते हैं बिकॉज दे आर फ्यूजिंग टू मेक ए हाइड्रोजन एटम। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दे आर मेकिंग ए हाइड्रोजन एटम एंड इस प्रोसेस में थोड़ा अमाउंट एनर्जी इन लोगों को देनी पड़ती है। एक्चुअली एनर्जी नहीं, इनके मास जाता है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस हम लोग जानते हैं कि मास में c² मल्टीप्लाई करो एनर्जी। तो एक्चुअली एनर्जी इनको कहां मिली? ये एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी। कहां से आई? मान लो 2%, 1% प्रोटॉन ने दिया, इलेक्ट्रॉन ने बोला कि ठीक है मेरे से भी 2-4%। तो जहां ऐसे कंपनीज होती है ना, जहां 2-4 लाख 10-5, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। और जहां 10, 100, 25, 10, 20 होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ठीक है 10 रुपए ले लो यार, कोई बात नहीं, 20-50 ले लो। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट मेरे लिए होस्ट कुछ नहीं है। मैं जब चाहूं तोड़ दूं बॉन्ड। 10-20-50 वाले में बॉन्ड ब्रेक करना आसान होता है, तो इसलिए वही 2-4-10 लाख रुपए लगा दो। ज्यादा एनर्जी अगर अप्लाई कर देगा, ज्यादा अमाउंट अपना मास का डिफेक्ट शो करेगा अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ना वो। Yes. अगर मास ज्यादा दिया, मान लो प्रोटॉन ने ज्यादा अमाउंट मास दिया, इलेक्ट्रॉन ने ज्यादा, तो मास ज्यादा होगा तो एनर्जी भी तो ज्यादा होगी। दैट बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास डिफेक्ट। इसको एक्चुअली मास डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लो एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक ड्यूट्रॉन बन जाएगा, है ना। तो ड्यूट्रॉन का जो मास होगा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, दैट विल बी स्मॉलर देन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो इंडिविजुअल मास होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा ड्यूट्रॉन के मास से। आपको एक मूवी का सीन याद दिलाऊं? मूवी की सीन में है कि एक वेटर के पास गया तो उसने बोला कि मुझे 2 हाफ प्लेट ले आके दो। क्या 2 हाफ एक फुल से ज्यादा होता है? हाँ मूवी भी याद आ गई। होता है ऐसा? हाँ, कहीं का सीन याद आया होगा। 2 हाफ इज मोर देन 1 फुल। क्या है? क्या बोल रहे हैं अभी? मूवी बता रही थी सर। देखो मूवी नहीं, हमको नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद है, मैंने कहीं देखा हुआ था, कॉन्सेप्ट के लिए कई बार याद। अच्छा, मूवी का सीन है, नाम देखो इनको याद। हाँ कोई बात नहीं। तो मैं ये जस्ट बोल रहा हूँ कि दैट 2 हाफ इज मोर देन 1 फुल। अब ये मैथमेटिक्स वाले भले ना समझ पाए, फिजिक्स वाले समझ जाएंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ ड्यूट्रॉन। 2 हाफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फुल। चाउमीन वाले को ये पता होता है, इसीलिए चाउमीन वाला बोलता है कि भाई हम हाफ वाले का रेट 25 रुपया लेंगे, फुल वाले का रेट 40 रुपया। तो बोलेंगे कि भाई हाफ लेने में ज्यादा नुकसान है, फुल वाला लेने में शायद। एक्चुअली 2 बार प्लेट धोनी पड़ेगी उसको, 2 हाफ में 2 प्लेट धोनी पड़ेगी, एक फुल में 1 प्लेट धोनी है, तो प्लेट धुलवाई का तो चार्ज लगेगा ना उसका। और कई बार होता है कि हाफ मांगते जरूर है, लेकिन हाफ में वो थोड़ा ज्यादा ही अमाउंट चला जाता है, वो जो मास एंड एनर्जी कंजर्वेशन से इसको देख सकते हैं सर। हाँ, देख सकते हैं मास एनर्जी से। एक्चुअली जो मास का डिफेक्ट आया ना, वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग। वही मास का डिफेक्ट बाइंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। एनर्जी वही मास रिलीज का होगा ना? डिफेक्ट एनर्जी रिलीज होगा मतलब इस या एनर्जी प्रोसेस स्टोर होगा? मुझे ये बताओ, मुझे मतलब ये सर बताओ, एनर्जी रिलीज होगी मैं या मैं स्टोर होगी? मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में कंबाइन करेंगे
तो हम्म कंबाइन होने के बाद वो हाइड्रोजन एटम बना रहे हैं जिसका मास दोनों के इंडिविजुअली मास से कम है। तो ठीक है, यदि हाँ यही तो बात हम लोग भी बोल रहे हैं। जब कम है बोलो बोलो। तो कम तभी होगा जब कुछ उस मास को जो है इक्वल टू mc स्क्वायर फॉर्मूला लगा, मतलब उसके फॉलो करने के बाद वो कुछ एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तभी तो मास कम हो रहा है ना। तो रिलीज वाले को आप फिर आगे क्या बोलेंगे? अच्छा, इसमें स्टोर वर्ड बोल रहे हैं कि दैट एनर्जी इज स्टोर्ड एज ए बाइंडिंग, वही दैट एनर्जी प्रोवाइड्स बाइंडिंग, और उसी के Actually, बराबर एनर्जी हमें देनी पड़ती है बाइंडिंग ब्रेक करने यस के लिए। यस समझ गया सर। यस मतलब कि Actually, यहाँ है कि जो बाइंडिंग मास, समझ रहे हो मेरी बात? यस जो मास डिफेक्ट हो रहा है वो बाइंडिंग एनर्जी के रूप में स्टोर हो जा रहा है अपीयर उस हो रहा जो एटम के अंदर में। है, स्टोर हो जा रहा है, एटम के अंदर स्टोर्ड है। जैसे होता ना कि हम घर बनाते हैं, कच्ची दीवार होती है, कच्ची दीवार होती है, मान लो गर्मा गर्म आपने लड्डू बनाया, ठीक है, कढ़ाई में लिया लड्डू का मटेरियल, बहुत सारा मटेरियल, और बाद में आप बैठे और हाथ से मुट्ठी बंद बंद करके गोला सा लड्डू बना दिया, ठीक है, लड्डू बनाया, लड्डू नरम है, अभी खा सकते हो, दांत आपका इसकी बाइंडिंग चेक करेगा, जब दांत के नीचे पड़ेगा तो कहोगे हाँ अभी अच्छा लड्डू है, थोड़ा नरम है, गर्म है, अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन उसको फ्रिज के अंदर रख दो, ठीक है, अब लड्डू ज्यादा बाउंड हो जाएगा, ज्यादा अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी, पकड़ अच्छी हो जाएगी, उसके लड्डू का जो बूंदी वगैरह है जिससे बना है, बेसन का है, बूंदी का, उसके अंदर स्ट्रांग बाइंडिंग हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी जब कूल डाउन करोगे आप उसको? यस जैसे दीवार बनती है, तो दीवार को हम लोग पानी से भिगा भिगा करके दीवार को बोलते हैं कि दीवार अब कूल हो जाओ। दीवार कूल होने का मतलब है दैट सीमेंट एंड जो ईंट है उसके बीच की बाइंडिंग स्ट्रांग कर रहे हैं हम लोग, और एक बार जब बाइंडिंग स्ट्रांग हो गई तो दीवार खली भी नहीं गिरा सकता उसको, चाहे आप अंबुजा सीमेंट से बनाए या बिरला व्हाइट से बनाए, कोई भी सीमेंट, जेपी जो भी सीमेंट लेके आके, तो सीमेंट का नहीं रोल होता, वहां रोल होता है बाइंडिंग का, बाइंडिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सीमेंट एंड जो भी ब्रिक वगैरह है। तो यहाँ हमारा पॉइंट है कि इनिशियली उसमें जो बॉन्ड बनता है स्टार्टिंग में वो हो सकता है लूज बाउंड हो, लेकिन जब परफेक्ट स्टेबल बॉन्ड बन जाता है तो बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होगी कि उसको ब्रेक करना उस समय पर मिनिमम एनर्जी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिस पर वो सेपरेट होते हैं, Sir. डिसोसिएट हो जाते हैं। तो यस, So in mechanical system also there is attraction between masses, but there is no loss of energy. Why? हाँ लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब नहीं समझा मैं, फिर से एक बार बोले आप प्लीज। In mechanical system also, like two magnets, when they attract they bind together, but they don't lose their mass. But here there in this case, in case of hydrogen atom, there will be loss of mass, and that loss of mass is appearing as a binding energy. Mass is changing into energy. That's it. Only conversion of mass है, यहाँ मास कन्वर्ट हो रहा है, मास एंड एनर्जी बोथ आर एनर्जी, या दोनों को आप मास बोलिए, मास एनर्जी इक्विवेलेंस होता है ना, एनर्जी इक्वल टू इक्विवेलेंट टू मास, मास इक्विवेलेंट टू एनर्जी, तो यहाँ मास एज ए एनर्जी अपीयर कर रहा है। Okay, sir. सर जब ठीक है ना? हाइड्रोजन एटम बनता है तो हाँ, एक बोलिए, तरह बोलिए। के सिस्टम है। जब वो हाइड्रोजन हाँ। एटम बनता है तो मतलब एक तरह का सिस्टम है। जब सिस्टम बनेगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वर्क डन करना पड़ेगा, और उसमें पोटेंशियल जनरेट होगा। उसके पोटेंशियल के ओवरकम करने के लिए वो एनर्जी को रिलीज करता है, वो उसी को वर्क डन करने के लिए, तो वो एनर्जी अरे अपने मास रिलीज के नहीं होता, रिलीज कुछ नहीं होता, रिलीज का मतलब है कि वहां वो एनर्जी नहीं है ना, रिलीज मतलब बाहर निकल गया ना। रिलीज नहीं, मतलब कि उस वर्क डन के रूप में वो चला जाता है। आप इसको स्टोर्ड वर्ड के साथ यूज करोगे, एनर्जी इज स्टोर्ड एज बाइंडिंग। ग्लू जानते हैं, ग्लू चिपकाने वाला ग्लू होता है, सर तो एक्चुअली प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के साथ मैं आपको बता रहा हूं सुनिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बांधने में जो एनर्जी खर्च हुई वो मास से मिली है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एक्चुअली जब प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन था इंडिविजुअली, तो ये ज्यादा वैल्यू रख रहे थे, तो जितना वैल्यू इनका ज्यादा था वो हाइड्रोजन बनने में खर्च हो गया, मास डिसअपियर हो गया, दैट डिफरेंस ऑफ मास इज डिसअपियर्ड, डिफरेंस ऑफ मास जो है वो डिसअपियर हो गया। कितना मास था? डेल्टा एम, एंड दैट डेल्टा एम मास is now converted into energy by this formula, and this is
बाइंडिंग एनर्जी। दिस एनर्जी डेल्टा एम के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी बन रही है वही 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये एनर्जी यहां स्टोर हुई है। इतनी एनर्जी बाहर से सप्लाई दोगे तो क्या होगा, यही एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाएगी और प्रोटॉन अलग इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी? ये Yes, एनर्जी sir. स्टोर हुई है। स्टोर का मतलब है कि आपको इसके बाइंडिंग के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, और बाइंडिंग के अगेंस्ट काम करोगे तो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो इनको अलग अलग थोड़ा थोड़ा मास बांट करके छोड़ देगा, अलग कर देगा, तब वहां एनर्जी कन्वर्ट होगी मास में। अभी जो है बाइंडिंग जब हुई है तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब आप प्रोटॉन को अलग चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को अलग चाहते हैं, तो उतना अमाउंट एनर्जी देना पड़ेगा एक्सटर्नल सोर्स से। ठीक है, सर क्लियर? Yes. इसमें मतलब अगर मैं फंडामेंटल लेवल पर देखूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो यूनिवर्स का मास जो है वो फंडामेंटल लेवल पर होल यूनिवर्स की मास से ज्यादा है, लेकिन टोटल मास और उसके बाइंडिंग एनर्जी को इंक्लूड करूं तो कंजर्व रहेगा? बराबर ही रहेगा। एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड हो रहा है, मास कन्वर्जन भी एनर्जी में पॉसिबल हो पा रहा है। ये सारी चीजें तो हमने बहुत पहले से पढ़ी है ना। यस, मतलब वही तो मैं कह रहा इसमें हूँ कोई ट्वेल्थ समझने में था सर। हम्म सर 12th में न्यूक्लियस चैप्टर मास में एनर्जी, मास एनर्जी वही कह रहा हूँ, मास एनर्जी कन्वर्जन, मास हाँ एनर्जी सर, कन्वर्जन। तो मास मैं एनर्जी यही सिंपल सा कहना चाह रहा हूं कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ हाइड्रोजन और डेल्टा एम जो है, ये डेल्टा एम क्या है? मास डिफेक्ट है। ये मास डिफेक्ट अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट करके डेल्टा एम सी स्क्वायर बाइंडिंग के फॉर्म में ये अपीयर हो रहा है, 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना देता है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं और से नहीं आ रहा है। ये यही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जो एक्स्ट्रा मास था वही यहां पर इंक्लूड हो गया। मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ देखो, मास ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम तो है ही, उसके साथ इतना मास एनर्जी के फॉर्म में है, बस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यही है। ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हाइड्रोजन एटम के पास है, बाइंडिंग के फॉर्म में है। इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। यही बात आपको समझनी है, 13.6 ग्राउंड स्टेट बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब फार्मूले को इधर उधर करके देखिए, एनर्जी इक्विवेलेंस और मास इक्विवेलेंस समझ में आ जाएगा, एनर्जी मास का कन्वर्जन भी समझ में आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज के सम के बराबर है। ये वैल्यू क्या है? ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कंपैरेटिव मास है, कंपेयर में जो मास आएगा इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन के फॉर्म में पढ़ते हैं, यहाँ हम लोग जस्ट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन की। ओके, यस सर। यहाँ प्लस साइन नहीं कर सकते, बिकॉज दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, सो वी हैव सब्ट्रैक्टेड दिस टर्म। इस 13.6 वाले टर्म को मैंने सब्ट्रैक्ट इसलिए किया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 90 BHU वाले पेपर से। यहाँ हमारे पास जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू -1/2 पोटेंशियल एनर्जी, यही है ना? ऑप्शन सी। पोटेंशियल एनर्जी 27.2 था, काइनेटिक एनर्जी 13.6 था, एक वैल्यू में माइनस था, एक में प्लस था, जस्ट यही सी ऑप्शन। यस, सो दैट ऑप्शन इज सी। तो कल क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था आज उस पर आगे बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी के बाद पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टर्म वैल्यू, ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है। आज मैं सबसे पहले 2 पॉइंट्स और क्लास में डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम पर बात स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम लोगों ने जो 2-4 फार्मूले लास्ट क्लासेस तक पढ़े हैं अभी, उनको मैं यहाँ लिखूंगा। और बोर एटॉमिक मॉडल में क्या था? फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, we have discussed about various properties like hydrogen atom radius of orbits के रेडियस के लिए फार्मूला पढ़ा। रेडियस, पहला तो रेडियस का फार्मूला था, पहला फार्मूला Rn is equal to h²ε0 pi me square and then multiplied by n square over z. Okay, and then we have a velocity of electron in nth orbit,
that velocity is actually Vn is equal to E square upon 2h epsilon naught multiplied by z over n. Then third point is kinetic energy. This is Tn. Tn is equal to m e raised to power 4 upon 8 h square epsilon 0 square multiplied by z square over n square. This is the kinetic energy. Potential energy Vn is equal to minus m e raised to power 4 h square epsilon 0 square multiplied by z square over n square. Then fifth point, term value. इसका भी टर्म हमने Tn से ही लिखा था और वैल्यू थी m e रेस्ट टू पावर 4. अच्छा, टोटल एनर्जी नहीं लिखा, एक मिनट, टोटल एनर्जी लिख देते हैं, टर्म वैल्यूज पे अगले पेज पे नोट कर लेंगे. टोटल एनर्जी En is equal to minus m e raised to power 4 8 h square epsilon 0 square मल्टीप्लाइड बाय, ये सारे फार्मूले हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में यूज भी किया है और डिराइव भी किया है. ओके, नोट कर लीजिए इसको. वैसे तो पता ही होगा सारा फार्मूला, बट एक बार इसको रिवाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे 2-3 टर्म्स पहले डिफाइन करूंगा, तभी न्यू टॉपिक पर चलेंगे पहले. ओके, तो ये टोटल एनर्जी, फिर टर्म वैल्यू वाला भी पॉइंट अभी अगले पेज पर नोट कर देता हूँ. तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए बोर एटॉमिक मॉडल अप्लाई करते हुए, उसके एजम्पशंस अप्लाई करते हुए, हम लोगों ने हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ये कुछ प्रॉपर्टीज मेजर की. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस, ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठा की. अच्छा, सत्यपाल सिंह बोल रहे हैं, दिस इज माय फर्स्ट क्लास. तो सत्यपाल, आपको फर्स्ट क्लास में देखा आपने कि हम लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं और साथ साथ ये एक्चुअली 2 क्लास हो चुका है, इसीलिए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हम लोग अभी बहुत सारा क्वेश्चन तो नहीं हुआ है, बट हाइड्रोजन लाइक एटम्स पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम पिछले क्लासेस में दी गई है, 2-4 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं. ठीक है, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सत्यपाल. जी सर. सर मैं तो ये हाइड्रोजन एटम की कुछ प्रॉपर्टी, हाँ यस बताएं. सर मैं रिकॉर्डेड क्लासेस ले रहा हूँ अभी तक, और क्या कोई ग्रुप बनाया गया है इससे डिस्कशन से रिलेटेड? ये तो मुझे बहुत नहीं मालूम है. आप स्टूडेंट्स में आप लोगों को स्टूडेंट्स अपना भेज देंगे अगर कोई ग्रुप होगा तो चैट में. ठीक है, यस है चैट सर. में आप रिक्वेस्ट आपका मैकेनिक और मतलब हाँ, है तो ग्रुप. ये अजीत, यस, इनका नाम है अजीत कुमार रवि, ये बता देंगे आपको. ठीक है. चलिए ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा जो भी ग्रुप वगैरह बना होगा. मेरे नाम से ऐसा कुछ नहीं है, इस टॉपिक के नाम से कोई ग्रुप नहीं है. ठीक है, नंबर है बच्चों के पास, किसी से कोई रिक्वायर होता है तो आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो और फिर हम लोग भी बात कर सकते हैं. ओके, चलिए ठीक है, बाद में देखा जाएगा. तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ये टोटल 5 प्रॉपर्टीज हमने नोट की थी. नेक्स्ट पॉइंट पर अब मैं बात करूं तो हमने टर्म वैल्यू भी एक पॉइंट डिफाइन कर रखा है. टर्म वैल्यू, इसको भी मैंने Tn से लिखा था. Tn इज इक्वल टू m e raised to power 4 upon 8 h cube epsilon 0 square c and multiplied by z square over n square. मैंने आपको इसके बाद बोला था कि ये है रेडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर.
सर एक्चुअली में टर्म वैल्यू है तो टर्म वैल्यू नहीं। एक्चुअली एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक 1/λ वैल्यू है, बस ये जान लीजिए। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जैसे एनर्जी आप लिखते हो, कहीं पर भी एनर्जी का टर्म आता है एटॉमिक फिजिक्स में, खास करके एटॉमिक फिजिक्स में मैं स्टूडेंट्स आपको सबसे ये रिलेट करा रहा हूँ। एनर्जी जब एटॉमिक फिजिक्स में बोलते हैं तो एनर्जी होती है, अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की, जैसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक अच्छा वैल्यू हो जाता है 3.4, 1.5, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज्यादा प्रिफरेबल है एटॉमिक फिजिक्स के कोर्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज इसमें 10 की पावर में क्या वैल्यू है ये नहीं बताना पड़ता। बात समझ रहे हैं मेरी? अगर यही एनर्जी जूल में बोलते तो आप कहते 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हर बार आपको 10⁻⁻19 वर्ड बोलना पड़ेगा, तो आप भी नहीं प्रीफर करोगे, मैं भी नहीं प्रीफर करूंगा। फिजिक्स में हम लोग सिंपल पर बात करते हैं। सिंपल क्या होता है कि भाई हम कोई भी वैल्यू बोलेंगे, हम आपस में बात करेंगे, तो हमें 10 की पावर बोलने में ज्यादा टाइम लगता है और ज्यादा डिफिकल्ट भी होता है उसको याद रखना कि 10⁻⁻19 -18 -17 -20 इस तरह की वैल्यूज को प्रिफर नहीं करते। तो ये क्या करते हैं, 10⁻⁻19 बार बार ना बोलना पड़े, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग प्रिफर करते हैं। बात समझ में आई? अब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा प्रिफरेबल नहीं होता। अगर न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ध्यान रखते हैं हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। क्यों? अब मेगा क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां हर बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ 10⁻6 आ ही जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जब जाते हैं तो हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ध्यान देना होता है, क्योंकि हर बार एटॉमिक फिजिक्स के कंपैरिजन में वहां एनर्जी मिलियन टाइम्स ग्रेटर होती है, मिलियन टाइम्स ग्रेटर होती है। तो 10⁻6 को बार बार बोलने से बचने के लिए मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं। बात समझ में आई? न्यूक्लियर फिजिक्स में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट सबसे बेस्ट यूजफुल है, सबसे ज्यादा सुटेबल वैल्यू ऑफ यूनिट है ये। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे ज्यादा यूजफुल एटॉमिक फिजिक्स में है। और जो जूल है ये सिंपल मैकेनिक्स में देखते हो, बोलते हैं 40 जूल 20 जूल काम किया, न्यूटन इतना रहा, इतना न्यूटन का फोर्स लगा, इतना डिस्टेंस, इतना जूल। तो जूल की जो वैल्यू है दैट इज मोस्ट प्रेफरेबल वैल्यू ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी इन मैकेनिक्स, सिंपल मैकेनिक्स, क्लासिकल या न्यूटोनियन जो भी मैकेनिक्स आप पढ़ते हो, क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्लासिकल में जूल, एटॉमिक में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, न्यूक्लियर में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? चलिए, ये 3 एनर्जी की वैल्यूज हम लोग ज्यादा यूजफुल जहां जहां पे समझते हैं वहां यूज करते हैं। ठीक है, एटॉमिक में इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने देखा कि लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटॉमिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम आ रही थी अलग अलग स्टेट्स में, इसी का 1/4 1/9 1/16 ये करके निकाला। अब मैं बात करूं, यस, तो अगर मैं अब बात करूं कि क्या हमेशा इसी से काम होगा, एनर्जी की इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू से, तो हमें मैक्सिमम क्लासेस में जब डिस्कस करते हैं, आपको मैक्सिमम टाइम पर हमें जो बात करनी होती है, तो हमें एक फोटोन ऑब्जर्व होता हुआ, अगर फोटोन ऑब्जर्व होता है तो एटम ग्राउंड स्टेट से लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है, ये मैंने बताया था। मान लो hν एनर्जी का फोटोन ऑब्जर्व हुआ, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, एक्साइटेड स्टेट n1 से एक्साइटेड n2 में चला जाएगा, E1 से E2 एनर्जी लेवल में। ठीक है, और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है और वापस आना चाहता है, E2 से E1 में आ रहा है, तो क्या करेगा, जितनी एनर्जी उसके पास है वो उसको फोटोन के फॉर्म में एमिट कर देगा। तो many times we use frequency of the photon। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन कैसे निकालते हैं? आप बोलते हैं न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, जो ज्यादा एनर्जी है उससे लोअर एनर्जी को सब्ट्रैक्ट किया और प्लैंक कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया, तो अब बोलते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन E2 माइनस E1 अपॉन H होता है। तो कुछ केसेस में हम लोग ये वैल्यू भी यूज करते हैं कि भाई फोटोन है, फोटोन ऑब्जर्व हुआ, फोटोन एमिट हुआ। अब फोटोन की जो वैल्यू की बात होती है, फ्रीक्वेंसी, विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी किस रेंज में होती है, याद है कुछ? विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी 400 to 700 4 to 700। क्या ये है?
नैनोमीटर सर। नैनोमीटर। आपने Wavelength वेवलेंथ बताया, आपने सर वेवलेंथ बताया, 7.5 इंटू ठीक है। 400 सर नैनोमीटर से वेवलेंथ 700 नैनोमीटर, 400 से 700 आपने वेवलेंथ बताई, ठीक है। वेवलेंथ, वेवलेंथ देखो नैनोमीटर क्यों यूज किया, बिकॉज आप जानते हैं कि इसके साथ पावर में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। जब हम लिखने बैठते हैं तो हमें बार बार याद रखना पड़ता है कि अच्छा 10⁻⁻9 -9 कितनी बार बोलोगे आप, तो इसीलिए नैनोमीटर का यूज किया यूनिट। या एंगस्ट्रॉम यूज करोगे तो कहोगे 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, दोनों यूजफुल है। तो वेवलेंथ के लिए आप वो यूनिट प्रेफर करते हो जिसमें कि 10 की पावर लगाने की जरूरत ना पड़े। ओनली 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर आपने बोल दिया, मुझे भी समझ में आ गया, आपको भी। यही अगर मीटर में बोलते तो कहते 400 गुणे 10⁻⁻9 मीटर, इस तरह का है। 400 टाइम्स 10⁻⁹ तो बताने वाले को भी थोड़ा टाइम लगेगा, 400 के बाद 10⁻⁻। तो इसको सिंप्लीफाई वे में लिखने के लिए नैनोमीटर यूज किया, एंगस्ट्रॉम यूज किया। माइक्रोमीटर में रहता तो माइक्रोमीटर यूज करते हैं। ये हम लोग फिजिक्स वाले शॉर्ट फॉर्म ज्यादा यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग शॉर्ट वर्ड में नैनोमीटर एनएम लिख देते हैं, काम हो गया। 10 की पावर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, -9 वगैरह। अब आता है एक पॉइंट की वेवलेंथ ज्यादा यूजफुल है या वेव नंबर। वेव नंबर को बोलते हैं 1/λ, वेवलेंथ को बोलते हैं लैम्डा। अब आपको दो चीजों पे फर्क मैं बताऊंगा, वेवलेंथ और वेव नंबर क्यों ज्यादा, कौन सा ज्यादा यूजफुल है और किस कारण से ज्यादा यूजफुल है और क्यों होता है। जैसे मैं बात करूं आपसे, आपको मैं बताता हूं कि 400 नैनोमीटर का एक स्पेक्ट्रल लाइन अपीयर हो रहा है, कहीं 400 एंगस्ट्रॉम है। मान लो स्पेक्ट्रम देखा आपने, स्पेक्ट्रम में एक ऐसी लाइन दिख रही है। स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा ग्रेटिंग के एक्सपेरिमेंट में, और स्पेक्ट्रोमीटर पर बहुत बार एक्सपेरिमेंट करते समय आपको स्पेक्ट्रल लाइन दिखती है, येलो कलर, व्हाइट कलर। मरकरी सोर्स यूज करो या सोडियम सोर्स, तो स्पेक्ट्रल लाइन ऐसे ही डार्क बैकग्राउंड में मिलती है, आप क्रॉस वायर सेट कर देते हो और आप मेजरमेंट कर लेते हो। इसका कुछ वेवलेंथ होगा, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो एनर्जी बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। ई अगर बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटता है। बात समझ में आ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो वेवलेंथ घटता है। यस सर। फ्रीक्वेंसी ज्यादा बेटर प्रॉपर्टी दे सकता है कि वेवलेंथ। सर फ्रीक्वेंसी। तो हमें अगर बात करनी हो तो फ्रीक्वेंसी तो आप लोगों ने याद नहीं रखा ना, 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ याद रखी है ना। विजिबल लाइट के लिए भी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, आपने तो वेवलेंथ याद रखी ना, फ्रीक्वेंसी तो याद की नहीं। नो सर। हाँ, ये बात अलग है, एक साथ। आप एक बात देखिए, आप जब बात करते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे ही एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन वेवलेंथ कम होगा। एनर्जी बढ़ेगा तो वेवलेंथ डाउन होगा। तो हम लोग वेवलेंथ को ना लेकर वेवलेंथ का 1 वैल्यू ले लेते हैं, और ये भी इंक्रीजिंग बोल देते हैं। 1 वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो 1 वेवलेंथ घटेगा, वेवलेंथ कम हो रहा है तो 1 वेवलेंथ बढ़ेगा। बात समझ में आ रही मेरी? यस सर। तो Yes, जैसे sir. जैसे एनर्जी बढ़ेगा वैसे ही वैसे वेव नंबर भी बढ़ेगा, वेव नंबर भी बढ़ेगा, एनर्जी भी बढ़ेगा। और वेव नंबर को हम लोग 1/λ से देखते हैं। आपको एक बात याद है, द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उल्टे हैं। यस सर। तो वैसे Yes, ही लैम्डा एंड 1/λ, लैम्डा और 1/λ भी एक दूसरे के इनवर्स हैं, यस है ना। यस सर। वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ का इनवर्स है वेव नंबर। सेम उसी सेंस में काम करता है वेव नंबर जिस सेंस में टाइम पीरियड काम करता है। टाइम पीरियड क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड और वेवलेंथ जैसे मान लो रिलेशन है हमारे पास, एक टर्म है, मान लो मैं 1 मिनट उसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो आपको टाइम पीरियड पता चला, टाइम पीरियड क्या होता है बताया आपको? टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है ना, टाइम पीरियड टी होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है?
तो उसका इनवर्स एनर्जी तो बोलते हैं कि एक सेकंड में कितनी बार फ्रीक्वेंसी, कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। एक दूसरे से रिलेटेड है दोनों। फ्रीक्वेंसी जो होता है, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहे हैं। टाइम पीरियड क्या है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। अब वेवलेंथ देखिए, वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो हम बोलते हैं कि दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ है। क्लियर? अब वेव नंबर क्या है? सर 1 मीटर में कितना वेवलेंथ आ जाएगा? यस, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर की लेंथ का अगर वेव है तो उसके अंदर वेवलेंथ कितनी बार इंक्लूडेड है। एक बार वेवलेंथ, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, एक नंबर जैसा हो गया। क्लियर? तो वेव नंबर उसी तरह का रोल प्ले कर रहा है जैसा फ्रीक्वेंसी। बस ध्यान ये रखना है कि वेव नंबर इज 1/λ और फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड t। क्लियर? वेव नंबर इंक्रीज करेगा तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। क्लियर? तो हमारे पास जो टर्म वैल्यू लिखने का मतलब हुआ कि जैसे अब एटॉमिक में बात करें तो अगर मान लो मेरे पास 400 नैनोमीटर का एक वेवलेंथ है, इसका वेव नंबर बताओ कितना आएगा। 1/400 नैनोमीटर है तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होगा, यही होगा ना। देखो यस तो 10⁻7 ऊपर चला गया है, 400 नीचे, सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। ये बताओ कितनी वैल्यू आएगी। 10⁻7/400 25 × 10⁵ नहीं 25,000 शायद। है 25,000 शायद। 25,000 आ रहा है। यस सर। 25,000 सेंटीमीटर -1। कोई फर्क पड़ा? वेवलेंथ से हम लोग सेंटीमीटर इनवर्स में आ गए और जो नैनोमीटर था वो भी गायब हो गया, नैनो गायब हो गया, जस्ट 25,000 सेंटीमीटर -1 है। तो जो वेवलेंथ है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम क्या लिखेंगे, एंगस्ट्रॉम लिखेंगे, पिकोमीटर लिखेंगे, माइक्रोमीटर लिखेंगे। लेकिन जब सेंटीमीटर इनवर्स में आ गया तो सेंटीमीटर इनवर्स में कभी 25 सेंटीमीटर इनवर्स भी मिलेगा, कभी 2.5 सेंटीमीटर इनवर्स भी मिलेगा, 1.5 सेंटीमीटर इनवर्स भी लगेगा, 10⁶ सेंटीमीटर इनवर्स भी मिलेगा। एक्चुअली एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में जितनी एनर्जी वैल्यूज हैं दे ऑल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेव नंबर वैल्यूज। और वेव नंबर वैल्यूज में उसकी रेंज कहीं 1.5, 1.6, 25, 26, 2,500, 2,300 इस तरह की वैल्यूज आएंगी। और ये वैल्यूज एनर्जी बढ़ने के साथ बढ़ती है, एनर्जी घटने के साथ घटती है। एनर्जी इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। तो वेवलेंथ का इनवर्स तो इंक्रीज कर जाएगा ना एनर्जी के साथ। तो बस हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वहां वेव नंबर इज मोस्ट प्रेफरेबल वैल्यू। ये एनर्जी से भी ज्यादा प्रेफरेंस रखता है। क्यों प्रेफरेंस रखते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली कैलकुलेट किया जाता है। आजकल जो स्पेक्ट्रोमीटर्स आते हैं, ये पुराने जमाने वाला स्पेक्ट्रोमीटर तो एंगल बेस्ड है ना, हम लोग इसमें एंगल में मेजर करते हैं। आप गूगल करके सर्च करना कोई स्पेक्ट्रम, कोई भी स्पेक्ट्रम XYZ, उसमें जो भी एक्स एक्सिस पर यूनिट लिखी रहेगी वो या तो फ्रीक्वेंसी लिखी रहेगी या तो वेव नंबर। मैं गारंटी लेता हूं, फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर, और कोई वैल्यू नहीं रहेगी। एनर्जी तो एनर्जी क्या है, hc/λ। hc मल्टीप्लाई करोगे h और c, फिर डिवाइड करोगे लैम्डा। डायरेक्ट मेजरमेंट लैम्डा का किया जाता है या फिर फ्रीक्वेंसी का या वेव नंबर का। यही तीन चीजें हैं। फ्रीक्वेंसी भी रिलेट करके कैलकुलेट करते हो। जैसे आपने मान लो a + b sin θ = n λ मेजर किया ग्रेटिंग में, ग्रेटिंग में लैम्डा मेजर करने के लिए थीटा ले आ रहे हो, है ना। अगर मान लो स्पेक्ट्रम आपने देखा है तो 3 स्पेक्ट्रम की लाइंस दिख रही हैं, कहीं मान लो 3 लाइंस दिख रही हैं, तो इन दोनों के बीच का गैप, इसके गैप को हम लोग कई बार आपने देखा होगा λ/d मेजर करते हैं, रिजॉल्विंग पावर निकालते हैं। तो हमारा मेन कैलकुलेशन, और जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए अभी आगे पढ़ेंगे तो R∞ 1/n1²
-1/n2 स्क्वायर, कुछ ऐसा बनना पड़ेगा। T1/λ है क्या? वही वेव नंबर तो है, टर्म वैल्यूज का डिफरेंस। तो चलिए हम लोग आगे इस पर बात करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो एटॉमिक है और मॉलिक्यूलर है उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा प्रेफरेबल यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, ज्यादा यूज की जाती है, इसीलिए रिडबर्ग कांस्टेंट को हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। रिडबर्ग कांस्टेंट को भी मैंने मीटर इनवर्स में लिखा था। तो ज्यादा से ज्यादा यूज होता है स्पेक्ट्रम्स को पढ़ने में, समझने में, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स का, इसीलिए हम लोग वेव नंबर टर्म वैल्यूज को रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो मैंने टर्म वैल्यू पर बात की, वेयर आर इंफिनिटी इज रिडबर्ग कांस्टेंट। वैल्यू बताया था मैंने 1.09737 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये है वेव नंबर। अभी टर्म वैल्यू लिखा है, टर्म वैल्यूज के डिफरेंस को वेव नंबर बोलूंगा। जब दो टर्म वैल्यूज का डिफरेंस देखेंगे तब उसको वेव नंबर बोलेंगे। टर्म, ये एनर्जी लेवल को टर्म बोलेंगे जब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का डिस्कशन करते हैं, और उसकी एनर्जी को डायरेक्ट एनर्जी ना लिख के 1/λ के फॉर्म में लिख रहे हैं, और वो टर्म वैल्यू है। ओके, यहाँ जूल में एनर्जी नहीं यूज की जा रही, एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। ओके, एनर्जी को एनर्जी ना लेकर उसको hc हटा करके, hc डिवाइड करके एनर्जी में 1/λ बना करके नोट कर रहे हैं हम लोग, उसको टर्म वैल्यू बोल रहे हैं। सो नाउ वी हैव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कितने टाइप की फ्रीक्वेंसीज जानते हैं आप लोग? पहला तो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा एन। ओमेगा एन क्या होता है? 2 पाई न्यू। तो 2 पाई ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? V इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा एन इक्वल टू क्या होगा? V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, VN/RN, यही होगा। यस यही होगा ना, VN। V मीन्स VN मीन्स nth ऑर्बिट का वेलोसिटी, और RN मीन्स रेडियस। तो VN/RN, क्योंकि कई बार एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पूछेगा तो मैं पहले से उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। VN हो जाएगा E²/2h∁0, एक हो गया, मल्टीप्लाइड बाई Z/N डिवाइडेड बाई RN h²/0 पाई m E² मल्टीप्लाइड बाई n²/z। फॉर्मूला सब सही लिखोगे, जहाँ लगे गलत है तुरंत सही कर देना, अदरवाइज बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है पावर्स में। कोई पावर ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया तो। अब आप देखिए, तो इसमें कुछ मिस्टेक है, n² होगा। अब देखिए n³ बन रहा है डिनोमिनेटर। और तो ठीक है ना। यहाँ पहली बात तो कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है सर, ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। आप बताओ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी है? इलेक्ट्रॉन का है, ये है तो इलेक्ट्रॉन का ही, जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसी में एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? सर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तब होता है कौन सा जब ग्रेटर होता ये है? होता है, मतलब SHM जैसा पीरियोडिक मोशन होता है। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हाँ, इसीलिए क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी के लिए सर्कुलर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस बताना अगर है तो। सर्कुलर में सेम होता है और ये पीरियोडिक भी होगा ना, इसलिए इसमें सेम होता है। सर हम लोग यूनिट से भी तो समझ सकते हैं ना, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट अलग क्या होगा। यूनिट होती है? आप बताओ दोनों का यूनिट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी दोनों का यूनिट। यस सर, फ्रीक्वेंसी का तो यूनिट सर बताओ, वेलोसिटी यूनिट। फ्रीक्वेंसी का तो अरे आप बताओ ना भाई, क्या होता है? वही तो मैं बोल रहा हूं सर। फ्रीक्वेंसी का तो क्या यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का? एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेकंड इनवर्स लिखते हैं अरे ना। कुछ बोलोगे फ्रीक्वेंसी का? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का भी बता दो। रेडियन पर सेकंड। क्या? रेडियन पर सेकंड।
रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी यही है। दो क्वांटिटीज की बात कर रहा हूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी। सर एंगुलर क्या कोई फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है? सेकंड इनवर्स। अरे वो तो सेकंड इनवर्स, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो पहले फ्रीक्वेंसी होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, दोनों रिलेट कर लेंगे। तो क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी में न्यूमरेटर में रेडियन नहीं रहेगा क्या? रहेगा सर, रहेगा रहेगा ना। तो दोनों में ही रहेगा ना, यूनिट तो दोनों की सेम हो गए। अब क्वांटिटी में भी देख लो, कोई डिफरेंस है क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में कोई डिफरेंस है क्या? इसमें नहीं है सर, इस केस कॉन्सेप्ट में। वाइज हमारे लिए तो नहीं है, हमें तो पता है, लेकिन मैकेनिक्स जब आप पढ़ते हो तो क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? तो ये तो स्केलर है, लेकिन अगर इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी तो उसमें एक डायरेक्शन होता है। फ्रीक्वेंसी सर स्केलर क्वांटिटी होती है ना। फ्रीक्वेंसी तो स्केलर है, मैं एंगुलर वेलोसिटी भी साथ साथ पूछ रहा हूँ, दोनों। अब ऐसा नहीं है कि मैं एक ही पूछूंगा, मैं दोनों पूछूंगा। उसकी डायरेक्शन होती है। किसमें, एंगुलर वेलोसिटी में? यस सर। फ्रीक्वेंसी में नहीं होता ना। नो सर। अच्छा, इनफाइनाइटेसिमल वर्ड यूज किया है कभी? यस सर। तो इनफाइनाइटेसिमल जो स्मॉल स्मॉल चेंज होगा उसमें तो हम एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, और जो पूरा सर्कुलर है जिसमें ज्यादा चेंज है, रोटेशन ज्यादा एंगल से हो रहा है, लार्ज एंगल से, उसमें हम लोग ओमेगा डिफाइन करते हैं। ये इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन के लिए है, मतलब स्मॉल चेंज रोटेशन, ऐसे मान लो कि इतने से यहाँ आर से आर प्लस डी आर तक गया, बस इसमें ओमेगा बार लगेगा, एंगुलर वेलोसिटी। और यहाँ पूरा सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर गया, एक बार, दो बार, चार बार, तब इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक तरह से स्केलर क्वांटिटी लिया जाएगा, जबकि एंगुलर वेलोसिटी को एज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन है, उस ओमेगा को आप लोग जे आई इक्वल टू आई ओमेगा वगैरह बनाने में, टेंसर वगैरह बनाने में यूज किया होगा, जे को आई को। ठीक है, तो ये देखिए फॉर्मूला, देखिए पाई को एज इट इज लिख लिया, सी मल्टीप्लाई किया, यहाँ सी डिवाइड किया, 4 मल्टीप्लाई किया, 4 डिवाइड किया। ये जो ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट क्वांटिटी है, दैट इज रेडबर कांस्टेंट। ये रेडबर कांस्टेंट है। देखिए कोई चेंज है, कोई करेक्शन है तो बताना आप लोग इसमें है, कोई करेक्शन है सर, रेडबर कांस्टेंट ये ना, सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट रेडबर हाँ कांस्टेंट सर। है। ये आ गया 4 पाई M to the सी power। आर infinity multiplied by z square over n cube, and this is the omega n। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। 4 पाई सी इंटू आर इन्फिनिटी, देख लेना कहीं कोई पॉइंट नहीं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग फार्मूला डिराइव कर रहे हैं और ये फ्यूचर में यूज भी करना पड़ सकता है हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। सो दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फार्मूला याद रख सकते हो तो याद रख लेना, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए आर इन्फिनिटी में 4 पाई से मल्टीप्लाई करना है जस्ट। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की है, या ध्यान रखना, फॉर ए पर्टिकुलर nth ऑर्बिट। ठीक है, पर्टिकुलर nth ऑर्बिट, एंड सिंस ओमेगा n इज इक्वल टू 2 पाई fn, then fn is equal to omega n upon 2 पाई
2 pi 2CR infinity multiplied by Z square over N cube. सर फ्रीक्वेंसी तो किसी पार्टिकल की होती है ना, ऑर्बिट की कैसे कह रहे हैं हम? मेरे किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ही होगी भाई, इलेक्ट्रॉन ही ऑर्बिट करेगा। बात समझ रहे हो? ऑर्बिट में एग्जिस्ट करने, इलेक्ट्रॉन जब एग्जिस्ट करेगा तो वो कितनी बार ऑर्बिट करेगा, कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन होगा एक सेकंड में, उसको फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, है तो पार्टिकल की ही, लेकिन पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए है ना, nth ऑर्बिट के लिए। यस सर। nth ऑर्बिट में पार्टिकल रिवॉल्व करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, Fn। एंड टाइम पीरियड, Tn is equal to 1 upon Fn and is equal to 1 upon 2CR infinity multiplied by N cube upon Z square. Okay. सर प्रीवियस स्लाइड कर दीजिए। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। Yes. Yes, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा। प्रीवियस स्लाइड भी नोट लीजिए। सर यहाँ पे Fn ऑर्बिट को इंडिकेट कर रहा है। nth ऑर्बिट, n ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। Fn तो उसकी फ्रीक्वेंसी है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी। ठीक है। n मींस ऑर्बिट, n की वैल्यू 1 2 3 4। z मतलब कौन सा एटम है, z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम। तो हाइड्रोजन लाइक एटम में एटॉमिक नंबर z है, n इज ऑर्बिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 4 जो भी वैल्यूज रहेगी ऑर्बिट का क्वांटम नंबर प्रिंसिपल वही नोट कर देंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज n, z is atomic number and represents number of protons in the particular hydrogen like atom। और सभी जो टर्म्स हैं उनका कांस्टेंट्स है तो उनकी यूजुअल मीनिंग होगी। नोट कर लिया इसको। सर Yes, एंगुलर sir. फ्रीक्वेंसी और एंगुलर Yes, sir. वेलोसिटी को हमने इक्वल कहा है क्योंकि मतलब लार्ज नंबर ऑफ रोटेशन हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का। नहीं नहीं, हम लोग यहाँ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने एंगुलर वेलोसिटी पर बात तब ये बोली थी जब ऐसे कुछ क्वेश्चन किसी ने बोला भी कि एंगुलर वेलोसिटी भी है, तब मैंने आंसर पूछा। एक्चुअली मैं फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा हूँ, मैं एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन के लिए यूज करते हैं, और तब वो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इस तरह से लिखा जाता है ना, वेक्टर साइन से। हम लोग फ्रीक्वेंसी पर बात कर रहे हैं बिकॉज हमें एक रोटेशन दो रोटेशन नहीं मिलेगा, हजारों रोटेशन लाखों रोटेशन मिल सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, है ना। एक सेकंड में बहुत सारे रोटेशंस होंगे, इसीलिए हम लोग इसको नंबर ऑफ रोटेशंस के बेसिस पर इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एक मान लो यहाँ सर्किल के ऊपर ही एक पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, तब ये एंगुलर वेलोसिटी यूज होगा। एंगुलर वेलोसिटी के टेंजेंशियल फॉर्म में आप लोग जानते होंगे v और ओमेगा का रिलेशन। ठीक है। इनफाइनाइटेसिमल चेंज अगर रोटेशन के लिए हो स्मॉल एंगल से। हो गया, नोट कर लिया। नाउ वी हैव हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। टॉपिक है
हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होगा, इस पर बात करेंगे अब हम लोग। तो हमारे पास एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, मैं एमिशन स्पेक्ट्रा पर बात करूंगा, एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, स्पेशली हाइड्रोजन एटम की ही बात करूंगा आप भी, जेड की वैल्यू 1 मान करके, क्योंकि मैंने लिखा है वर्ड में हाइड्रोजन लाइक ना लिख के हाइड्रोजन लिखा। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम higher energy level EI to lower energy level EF, it emits हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, इट एमिट्स ए फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू, कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा, इक्वल टू it emits a photon of energy equal to the difference of energy, कितना difference to the difference of energy EI minus EF, EI minus EF of the levels। ठीक है, तो मान लो यहाँ इस ऑर्बिट से, ये इनिशियल ऑर्बिट है हायर एनर्जी, ये फाइनल ऑर्बिट है EF लोअर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप कर रहा है और इस फॉर्म में एक फोटोन एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी लेकर एमिट हो रहा है। तो फोटोन की एनर्जी कितनी है, फोटोन एनर्जी h न्यू इज इक्वल टू होगा इसका EI माइनस EF, EI माइनस EF इसकी एनर्जी है। फोटोन हैविंग एनर्जी h न्यू इज इक्वल टू EI माइनस EF is now emitted from this particular transition। इस ट्रांजिशन में EI माइनस EF के बराबर की एनर्जी लेकर फोटोन एमिट हुआ। ओके, नाउ ये फोटोन की एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी है, और साथ में याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे EI इज ग्रेटर देन EF, EI इज एक्साइटेड स्टेट, EF इज लोअर एनर्जी स्टेट और ग्राउंड स्टेट। EI जो है वो एक्साइटेड स्टेट है और EF क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट। या तो यहाँ EI के करस्पॉन्डिंग NI लिख सकता हूँ, EF के करस्पॉन्डिंग NF, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि NI इज ग्रेटर देन NF। अच्छा, यहीं पे दोनों लिख देता हूँ, EI इज ग्रेटर देन NF। EF एनर्जी भी ग्रेटर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी ग्रेटर है। मैंने पहले आपको बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करने पर एनर्जी भी इंक्रीज करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी, n घटेगा तो एनर्जी भी घट जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, जो अभी हमने टर्म वैल्यू लिखी थी, EI और EF दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म वैल्यूज लिखेंगे। क्या क्या टर्म वैल्यूज होंगी, NI के करस्पॉन्डिंग TI और NF के करस्पॉन्डिंग TF। TI TF भी तो लिखेंगे ना हम लोग, नोट कर लीजिए इसको। हैं
नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसमें टर्म वैल्यूज लिखूंगा दोनों एनर्जीज के करस्पॉन्डिंग, एंड देन वी विल हैव that difference of term values, and that will be okay. Okay. So now according to जो पिछले, ठीक है, according to Bosch model, the term value of energy level having energy EI is TI is equal to RI, sorry, R infinity. अब EI एनर्जी रखने वाले एनर्जी लेवल का टर्म वैल्यू क्या होगा? TI. EI लिखा था तो TI लिख दिया, और इसमें R इन्फिनिटी होगा, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है Ni लिखा था, Ni स्क्वायर हो गया, एंड where we have taken Z is equal to 1, where Z is 1 for H atom. हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 एज्यूम कर ली है, Z is 1 for हाइड्रोजन एटम. Z is 1 for hydrogen atom. Ti and term value of energy level having energy EF is TF is equal to R infinity upon NF स्क्वायर. मान लो इसको इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2. अब ये बताओ कौन सा टर्म वैल्यू ग्रेटर है, TI या TF? TF ज्यादा है सर. क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव वाला डिफरेंस आपको एनर्जी वाला यहाँ ध्यान रखना है. एनर्जी निगेटिव में था ना, तो उसको पॉजिटिव बना दिया. सो नाउ अब आप देखो, वेव नंबर मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, जो मैंने वेव नंबर की बात की थी. नाउ द वेव नंबर इसीलिए मोस्ट प्रेफरेबल है बिकॉज एटॉमिक मॉलिक्यूलर में ज्यादातर एनर्जीज के प्लेस पर वेव नंबर मेंशन करना इजी रहता है. तो वेव नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन का जो वेव नंबर होगा दैट विल बी न्यू बार. वेव नंबर के साथ न्यू लिखते हैं, बार लगा देते हैं. न्यू बार का मतलब है 1/λ. दिस इज 1/λ. ऐसा नहीं कि वेवलेंथ को हम भूल जाएंगे, वेवलेंथ के टर्म में भी लिखेंगे, वेव नंबर में भी. और आपका जितना एटॉमिक फिजिक्स का कोर्स है, आप दोनों प्रेफर कर सकते हो. आप लैम्डा ज्यादा याद करने के लिए इजी होता है, तो वेवलेंथ ही बेटर है. TF माइनस TI एंड TF माइनस TI लिखेंगे अगले पेज पर. इसका जो शॉर्टकट फार्मूला बनेगा, उसके बाद फिर हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में डिफरेंट कौन सी लाइंस आती हैं, स्पेक्ट्रल ट्रांजिशंस देखेंगे. इसको नोट कर लीजिए, अगले पेज पर मैं एक फार्मूला बना के सीरीज का नाम, ये है प्रीवियस स्लाइड. ओके. इसको भी नोट कर लीजिए. डन सर. यस, हो गया. डन. ओके. सो नाउ 1/λ. TF और TI का फार्मूला इक्वेशन 1 2 से ले लीजिए, 1 और 2 से. R infinity अपॉन NF स्क्वायर माइनस R infinity अपॉन
Ni square, and this will be equal to R infinity 1 upon Nf square minus 1 upon Ni square. Clear? And this is 1 upon lambda. सर ये नेगेटिव में आ जाएगा क्यों नेगेटिव में आएगा? सर NF 1/NF स्क्वायर छोटा होगा 1/Ni स्क्वायर से, क्योंकि NF ज्यादा है। फिर से देखो, सर यहाँ क्या है सर? सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है क्या? आपने इमेज नहीं देखा? अच्छा हाँ यस सर, इमेज नहीं हायर टू देखा? लोअर एनर्जी लेवल। इमेज पर हाँ, हायर से लोअर आ रहा है ना, एमिशन है। एमिशन स्पेक्ट्रा पर बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। Different series observed in emission spectra of H atom, हाइड्रोजन एटम। तो अब डिस्कशन है हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट सीरीज ऑब्जर्व होंगी उनका एक डिस्कशन करेंगे हम लोग। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम की बात करनी है, चेक करना है कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगा, डिफरेंट कौन कौन सी सीरीज ऑब्जर्व होंगी, सारा कुछ। तो फर्स्ट है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज एक्चुअली इसमें मैं अभी Ni और Nf की वैल्यूज लिखता जा रहा हूं और बाद में एक एक वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, एक एक दो दो वेवलेंथ इस अलग अलग सीरीज के लिए कैलकुलेट करेंगे। दूसरा है पामर सीरीज। मेनली 3 सीरीज हमारे पास होती है जो कि हमें क्वेश्चंस आंसर में हेल्प करता है और प्रैक्टिस रखना चाहिए। तीसरा है पास्चन सीरीज। यही 3 सीरीज हमारे पास मोस्ट यूजफुल सीरीज में रहेगा, लाइमन, बामर, पास्चन। लाइमन में Ni की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 2, 3, 4 डॉट 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 इंफिनिटी 2। Nf वैल्यू क्या होगी 1, Ni 3, 4, 5 डॉट 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 इंफिनिटी से Nf 2 तक, और यहाँ है Ni 4, 5, 6 डॉट 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 इंफिनिटी 2। Nf इज इक्वल टू 3। इसको नोट कर लीजिए। लाइमन, बामर, पास्चन। नेक्स्ट होगा ब्रैकेट, उसके बाद आता है फुंड सीरीज। ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री सीरीज भी एक लास्ट में छठा सीरीज आता है, बट उसको हम लोग फिजिक्स वाले ज़्यादा नहीं डिस्कस करते, केमिस्ट्री वाले कुछ लोगों के बुक्स में वो लिखा भी रहता है, फिजिक्स में बहुत कम उसका डिस्कशन आता है हम्फ्री सीरीज का। कहीं किसी बुक में नोट कर दिया तो नोट कर दिया, अदरवाइज मिलता नहीं जल्दी। लाइमन, बामर, पास्चन के बाद नेक्स्ट ब्रैकेट एंड फुंड। ब्रैकेट एंड ब्रैकेट साइंटिस्ट का नाम है। नेक्स्ट है 3 के बाद 4th ब्रैकेट। series for this series, and next is 5th Fund series.
पुंड सीरीज लास्ट है, 5वां। Ni is equal to 5, 6, 7 infinity 2, Nf is equal to 4, Ni is equal to 6, 7, 8 infinity 2, Nf is equal to 5. Okay. Yes. तो अभी मैंने सीरीज का जस्ट नेम बताया है, ट्रांजिशंस कहाँ से कहाँ तक होगा ये डिस्कस किया। अब मुझे कुछ वेवलेंथ्स कैलकुलेट जरूर करनी है, लेकिन उनको कैलकुलेट करें इससे अच्छा है कि 5 मिनट तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेशन तो अगली क्लास में भी कर लेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हों। लाइनमैन बार्मर ट्रांजिशन का पता हो जाता है तो आप उसमें फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन किस क्वांटम नंबर से स्टार्ट होकर किस क्वांटम नंबर तक जाएगा ये आप देख सकते हो। जस्ट ट्रांजिशन का पता रहे कि कौन से नंबर से कौन से नंबर तक NI/NF की वैल्यूज लाई कर सकती है, क्या रेंज है। ओके, तो मुझे लगता है नोट कर लिया होगा आपने डिफरेंट सीरीज के नेम और उनके NI और NF वैल्यूज। अगली क्लास में इसका एक इमेज बनाएंगे। अच्छा, बट अभी मैं कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ इस पर बेस्ड। ओके सर, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू एक बार बता दीजिए प्लीज। रिडबर्ग कांस्टेंट? हाँ सर, कल आपने न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी ना। अच्छा, 1.09737 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है। अच्छा, उसको बाद में करें, पहले इसको कर लेते हैं। उस क्वेश्चन को वेवलेंथ कैलकुलेट करने के बाद ही रिलेट करेंगे। ये आप देखिए, पास्चन सीरीज की लाइन की बात करें। पास्चन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांजिशंस फ्रॉम लेवल विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N1 टू NF N2। N1 और N2 की वैल्यूज यहां से चूज करनी है। पास्चन है, N2 की वैल्यू हो जाएगी 4, 5, 6 एंड 3 हो जाएगा एंड N1 हो जाएगा 3। बी ऑप्शन। यस, ये है पास्चन सीरीज। ये पास्चन सीरीज के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है। 3 N1 हो गया, N2 हो गया इनका 4, 5, 6, 7 सो ऑन। ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है। जैम वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क नोट कर ले। बामर सीरीज के लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और लाइमन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशियो पूछ रहे हैं। सॉल्व कर सकते हो आप, नहीं करोगे तो अगली क्लास में हम लोग चेक करेंगे। इन्फिनिटी से आएगा ना सर? हाँ, इन्फिनिटी से लॉन्गेस्ट चेक कर लेना कि इन्फिनिटी वाला का लॉन्गेस्ट वही 1/n1² उस तरह से आएगा। हाँ सर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पूछूं कि विजिबल रेंज में कौन सा सीरीज पड़ेगा? सब बार में कौन सा सीरीज विजिबल रेंज में पड़ता है? हाइड्रोजन एट, यस, बामर। बामर सीरीज जो होता है वो एल नहीं बोलते हैं, उसमें बामर हो जाता है। बामर एल साइलेंट हो जाता है। कुंड में भी पी साइलेंट है, तो ये बामर सीरीज रहेगा विजिबल रेंज का। ये थोड़ा बहुत आपने जो पढ़ा होगा उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। ये वेवलेंथ रेंज उसी रेंज में रहती है जो विजिबल का है। बामर सीरीज में जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो जो भी वेवलेंथ वैल्यूज आएंगी वो विजिबल रेंज की वेवलेंथ वैल्यूज होंगी। वेवलेंथ विजिबल रीजन का आएगा, तो बामर विजिबल में आता है। अब ये क्वेश्चन IIT जैम का है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन अभी दिखाया था मैंने। ये क्वेश्चन भी
यहाँ एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि अगर मान लो हाइड्रोजन एटम है रेडबर्ग लाइट, उसमें n की वैल्यू 300 है, ठीक है, और कह रहे हैं कि उससे कितने वेवलेंथ का जो ट्रांजिशन है रेडिएशन निकलेगा, जो कि एडजेसेंट स्टेट, मान लो 300 है तो एडजेसेंट क्या होगा 299 होगा। इस स्टेट में ट्रांजिशन के बाद जो वेवलेंथ निकलेगा वो वेवलेंथ इन चारों में से किसके साथ रिलेट हो रहा है। n की वैल्यू 300 लेना है, ठीक है, 300 एक ले लो तो उसके बाद एडजेसेंट स्टेट होगा 299, तो 299 में इसका ट्रांजिशन दिखाओ, 300 से 299, वेवलेंथ कैलकुलेट करो, उस वेवलेंथ की वैल्यू को देखो कि क्या वो पिकोमीटर में है, क्या वो माइक्रोमीटर में है, या नैनोमीटर में है, या जिस रेंज में रहेगा वेवलेंथ उस रेंज से उसको ABCD चारों में सर रिलेट सी कर होगा। दोगे। ऑप्शन डी होगा सर, मीटर। डी मीटर होगा, मीटर रेडियो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो। चेक कर लेना, चेक कर लेना, मैं रेडियो फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, ये आंसर आएगा। एक्चुअली जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाते, जैसे Ni और Nf था ना हमारे पास, n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे 2 3 4 5 6 इस तरह से करते जा रहे हो, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा एनर्जी कम होता जाएगा। और जैसे आप बात करते हो कि यूवी है, तो आप लाइनमैन सीरीज को यूवी में ऑब्जर्व करते हो, बामर सीरीज को किस में ऑब्जर्व करते हो, विजिबल में। उसके बाद आता है नेक्स्ट पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज किस में ऑब्जर्व करते हो, IR में। पास्चन, ब्रेकट, फुंड सब के सब IR में रहते हैं। उसके बाद एक सीरीज था हम्फ्री सीरीज, हम्फ्री सीरीज आता है माइक्रोवेव में। ये एनर्जी एक्चुअली डाउन होता जा रहा है, यूवी सबसे ज्यादा एनर्जी है, अल्ट्रावायलेट का एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद थोड़ा एनर्जी कम विजिबल का, बामर सीरीज हुआ, इंफ्रारेड पास्चन, फिर इंफ्रारेड में फार इंफ्रारेड में ब्रैकेट, फुंड सीरीज, हम्फ्री जो होता है वो माइक्रोवेव में होता है। और उसके बाद फिर बाद में कोई सीरीज का नाम नहीं रखा गया है, बहुत ज़्यादा अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाते बढ़ाते आगे जाओगे तो उसमें जो वेवलेंथ होगी वो रेडियो वेव की, रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी डाउन होता जा रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाते जा रहे हो। आपने अभी देखा कि टोटल 5 सीरीज का नाम लिया, इसमें जो कि एक सीरीज है आपका अल्ट्रावायलेट में, दूसरा है विजिबल में, तीसरा है आपका इंफ्रारेड में। तो इंफ्रारेड से और एनर्जी डाउन होते होते आप माइक्रोवेव, माइक्रोवेव से रेडियो वेव, रेडियो वेव में वेवलेंथ मीटर में आती है, इसीलिए कई बार रेडियो चैनल देखा होगा आपने, मीटर वेव लिखा रहता था, लिखा हुआ देखा है मीटर वेव रेडियो पर, MW लिखा हुआ देखा होगा, शॉर्ट वेव SW लिखा हुआ, MW लिखा हुआ, FM तो मान लो बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, रेडियो वेव सी आएगा मोबाइल सर वगैरह उसका में भी आंसर। रेडियो पकड़ लेता है। रेडियो वाला आंसर आएगा। चेक करना है आपको ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जैम का क्वेश्चन है 0.82 मीटर ये, आ रहा है और सर। एक ये वाला जो भी आएगा वो मीटर में ही आएगा, चेक कर लेना, चेक कर लेना। और इसमें देखो हाइड्रोजन लाइक लिखा है ना, आप इसमें देखिए हाइड्रोजन लाइक लिखा है, तो आप हाइड्रोजन लाइक नहीं, हाइड्रोजन को ही एज्यूम कर लीजिए। हाइड्रोजन लाइक में तो कोई भी ले सकते हैं ना आप, इसमें तो आंसर का एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू तो देना नहीं है, आपको रेंज बता देनी है कि हाँ लगभग मीटर के तो ऑर्डर ज्यादा में। कोई फर्क नहीं सो पड़ेगा यू हैव सर। टू एज्यूम आइदर नहीं 4 टाइम्स बढ़ जाएगा और क्या, 4 है तो 16 हो जाएगा, 16 है तो 64 हो जाएगा, रहेगा तो मीटर में ही ना। अगर 4 मीटर है तो 24 मीटर हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा, 4 गुना 6 गुना 16 मीटर हो जाएगा, है ना। तो ये जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि हीलियम प्लस ले लो या हाइड्रोजन ले लो, किसी एक एग्जाम्पल को आप ट्रीट करते हुए 300 से 299 का ट्रांजिशन लीजिए एंड कैलकुलेट करिए वेवलेंथ, वेवलेंथ किस रेंज में आ रही है वही चारों ऑप्शंस में वेरीफाई कर लीजिए। आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, ये ब्रैकेट में जो लैम्डा का ऑर्डर दे रखा है, नैनोमीटर, मीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, ये दे रखा है, ये आपके लिए अच्छा है। नहीं दिया होता तो सोचो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, है ना। ये क्वेश्चन जैम का, ये क्वेश्चन भी जैम वाला सॉल्व करना है आपको। आपको देखना है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज में क्या आएगी और बामर सीरीज में। मैं आपको बता सकता हूँ लाइमन ये सीरीज में लॉन्गेस्ट इन्फिनिटी वाला नहीं वेवलेंथ होगा सर। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी N2 से 1 वाला हो जाएगा लाइमन के केस में, और 3 से 2 वाला हो जाएगा बामर के केस में। बामर केस में सर, एनर्जी पता नहीं क्यों दिमाग में सोच रहा था।
मैं बता रहा हूँ यही रेशियो हो जाएगा, एक में 1215 आता है, एक में 6500, और इसको रेशियो लोगे तो आंसर मिल जाएगा 0.185। मुझे तो आंसर भी याद है, तो शायद 0.0185 या 0.185 क्या आ रहा है देखो, आई थिंक 0.185 आना चाहिए। देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, पहला ट्रांजिशन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही आ रहा है ना, 1 पॉइंट या 1.1। सर आपने डेसिमल 1 कैसे आज 6.6 अच्छा सर मेरे स्क्रीन पर कुछ लगा था, सॉरी मुझे लगा 6.1 है। 0.1 नहीं है वो, वेवलेंथ हाँ लार्ज सर होगा। सर मेरे स्क्रीन पर कुछ लगा था, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई कर लेना आप लोग। क्लास एंड हो गया है मेरा, 5:30 तक ही था। आगे की क्लास में फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके सर PIFR में से कितना वेटेज है? एक क्वेश्चन का, एटॉमिक का ना, एक क्वेश्चन सिंगल। और किसी को कोई डाउट? यस स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? यस हाँ सर, थैंक यू सर। Okay, जी, welcome. So now students, this class is over. Yes, बोले। मैं मतलब एक चीज जानना चाहूंगा आपके, जैसा कि आपने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बताया, तो मुझे डाउट नहीं है सर उसमें, मैं सिर्फ जानने की मतलब भी उससे बाइंडिंग एनर्जी जब बताया तो उसमें बाइंडिंग एनर्जी जो मास जो था सर वो डिफेक्ट होकर के बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में वो कन्वर्ट होकर के एटम जो मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कंबाइंड होकर एक हाइड्रोजन एटम बना रहे थे। तो सर इस अगर मतलब प्रोसेस में मैं देखूं तो एंट्रोपी डिक्रीज, सर क्या एंट्रोपी डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा कैसे डिक्रीज करेगा उसका भी रीजन बताओ। सर क्योंकि एंट्रोपी एक ऑर्डर डिसऑर्डरनेस का मेजर है, और उसमें जैसे डिसऑर्डरनेस नहीं बल्कि ऑर्डर हो रहे हैं, बिकॉज उसमें डिसऑर्डर थोड़ी नहीं हो रहे हैं, वो तो ऑर्डर के रूप में आ रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं ना। तो मुझे लगता है कि एंट्रोपी डिक्रीज करना चाहिए। किस बेसिस पर ऑर्डर की बात आप कर रहे हो? कैसे पता चला कि ऑर्डर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है ऑर्डर डिसऑर्डर? इस बेस पर कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जब अलग अलग थे तो वो डिसऑर्डर उसमें ज्यादा था, लेकिन कंबाइन करके एक फॉर्म में बनाएंगे। कैसे पता कि वो डिसऑर्डर ज्यादा था, डिसऑर्डर्ड थे? सर मैं इसको मतलब मैथमेटिकली तो सर नहीं मतलब दिमाग में आ रहा है, बट सर मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आपको मैथमेटिकली लग रहा है? हाँ? नहीं मैं ये इस एजम्पशन पे बोल रहा हूँ क्योंकि एंट्रोपी से वो डिसऑर्डर का मेजरमेंट है, तो जब कोई भी चीज डिसऑर्डर होते हैं तो इसका मतलब है कि वो उसका ज्यादातर मतलब उसका क्या कहूँ सर, डिसऑर्डर मतलब वो ज्यादा बिखरा हुआ है एक तरह का, और जब उसको हम लोग एक मतलब दोनों बहुत सारे चीज को कंबाइन करते हैं तो डिसऑर्डर तो उसका कम ही होगा ना। कंबाइन करते हैं, लेकिन इसमें रोल किसका है? आप कहीं टेम्परेचर का रोल देख रहे हैं क्या? टेम्परेचर का रोल है कहीं? नो सर, टेम्परेचर का रोल मुझे उसके कोई मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किस एनर्जी से हो या टेम्परेचर से, मतलब यहाँ तो टेम्परेचर कोई वर्क नहीं कर रहा, एनर्जी से है, बट एंट्रोपी तो घट ही रहा है मेरे मतलब जहाँ तक समझ रहा हूँ। और मुझे ये जानना है ना कि अगर मैं एंट्रोपी उस कंडीशन में अगर घट रहा है, या मैं सपोज करता हूँ कि बढ़ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग तो घट रहा है,
तो सर मैं ये जानना चाहूँ कि इस तरह हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे एटम ऐसे हैं या ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो अगर मैं यूनिवर्स लेवल पर इसको देखूं तो ऐसी कंडीशन में यदि डिसऑर्डर होंगे तो हमारे यूनिवर्स जो है से एक यूनिवर्स का भी ऐसे डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, मतलब एंट्रोपी बढ़ रहा है। और एंट्रोपी अगर यूनिवर्स का बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि एंट्रोपी अगर इस तरह से हो अगर बढ़ रहा है। अच्छा आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फिजन और फ्यूजन पढ़ा है आपने दोनों चीजें? यस सर, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। यस। फिजन में क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में ब्रेक होता है ना? यस सर। और फ्यूजन में क्या होता है, छोटे छोटे न्यूक्लियस बड़े न्यूक्लियस में फ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? यस। तो जब आप फ्यूजन और फिजन दोनों टाइप का फिनोमेना देखते हैं तो क्या आप उसको भी बाइंडिंग एनर्जी इसे एंट्रोपी से रिलेट करते हो क्या? तो वहां तो नहीं करते हैं। इसका रीजन ये है कि जो नहीं, आप जैसे बोल रहे हो कि आप बोलोगे कि मुझे ऐसा भाई लगता है। आपको लगता है, मैं वो बात समझ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि छोटे छोटे न्यूक्लियस ये कंबाइन होकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहा है फ्यूज होकर, और एक है कि बड़ा न्यूक्लियस है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो गया। ठीक सर, अब आप बोलो किसमें एंट्रोपी बढ़ रहा है, किसमें घट रहा है? आपके अकॉर्डिंग जो अभी आपने बोला था, यहाँ आप बोल रहे थे एंट्रोपी इसमें डिक्रीज हो रहा है ना, और इसमें इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ेगा। यस यस सर, यही आप बोलना चाह रहे हैं क्या? आप अभी क्लियर है? तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। यही बनना चाह रहे हो ना? यस सर, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ एंट्रोपी इस वाले में ज्यादा नहीं था, इसमें ज्यादा होगा ना? आप बोल रहे हो कि फिशन फ्रैगमेंट्स जो बन रहा है, फिशन में बेरियम क्रिप्टॉन जो भी बनेगा, जिसके पास ज्यादा बाइंडिंग है वो ज्यादा, या जो ग्रुप ऑफ एटम्स है या जो ग्रुप बना के रह रहा है उसमें एंट्रोपी कम होती है ना, आपका कहने का मतलब है? यस सर। सिंगल, अच्छा फैमिली, अगर मान लो एक फैमिली में 10 लोग हैं 15 लोग हैं तो वो ज्यादा एंट्रोपी बना के रखते हैं, और जब अलग अलग हो जाते हैं तो उनकी एंट्रोपी और ज्यादा हो जाती है, ऐसा कह रहे हो? या कम है, पहले कम रहती है जब ग्रुप में रहते हैं, और जब मतलब इंक्रीज कर जाता है जब अलग अलग हो। अच्छा, आप इसी को, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है एंट्रोपी की बात, ठीक है? एंट्रोपी इन दोनों में आप रिलेट नहीं कर सकते। यहां जब बात करते हैं ना, स्टेबिलिटी की बात होती है, कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू एनर्जी, हम लोग उस पर बात करते हैं। एंट्रोपी को रिलेट नहीं कर पाएंगे आप मेरी बात समझिए। यहाँ एक्चुअली जब आप सोच, मैं ये चीज समझ गया, बट मुझे ऐसा लगा था कि ये हो तो हमारे यूनिवर्स जो है ऐसे, मैं ये बता रहा हूँ स्टेबिलिटी रीजन होता है, कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है यहाँ या ये? तो यहाँ ये मोर स्टेबल है देन दिस, इन दोनों की कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन यहाँ ये दोनों स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, लेस स्टेबल, और ये मोर स्टेबल है। ऑलवेज प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स, या जो इनिशियल एटम होगा वो कम स्टेबल होगा। यहाँ मेन प्रोसेस है स्टेबिलिटी का, ठीक है? स्टेबिलिटी का मेन स्टेबिलिटी है, और वहां भी हाइड्रोजन एटम भी जब बन रहा है उस प्रोसेस में भी स्टेबिलिटी है। हाइड्रोजन एटम बनाकर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट बन जाएगा, एंड दैट इज मोर स्टेबल। कुछ लाइफ टाइम, जो भी हाइड्रोजन एटम की लाइफ टाइम होगी उतने लाइफ टाइम तक वो स्टेबल एटम मिलता रहेगा, हाइड्रोजन एटम स्टेबल बना रहेगा। एंट्रोपी से इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे आप। एंट्रोपी एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ाने के साथ घटाने के साथ हमें देखना होता है। एंट्रोपी मेजर ऑफ डिसऑर्डर होता है, और जब डिसऑर्डर की बात करते हैं तो वहां एक अकेले एटम के थ्रू नहीं बोल सकते, वहां मल्टीपल एटम्स हैं, एटम्स में डिस्टर्बेंस ज्यादा, जैसे हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा है मींस एंट्रोपी ज्यादा है,
है ना। एक पर्टिकुलर क्रिस्टल है, एक पर्टिकुलर मटेरियल है, गैसियस सिस्टम है, उसमें जैसे हीट देते हैं सारे एटम्स रैंडम मोशन करते हैं, दैट मींस वहां डिसऑर्डर ज्यादा है। ये सिंगल एटम पर कैसे आप एंट्रोपी की बात कर सकते हो? सिंगल हाइड्रोजन एटम है, उसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो अंदर होंगे ही एटम्स के अंदर। और प्रोटॉन अगर रैंडम मोशन करे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, तो अकेला प्रोटॉन कितना एंट्रोपी क्रिएट कर पाएगा बताओ? सर और बहुत इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो पहले ही ऑर्डर वे में है ना, इसका सर्कुलर ऑर्बिट तो नहीं चेंज हो रहा है ना। नो सर, वो तो फिक्स है। तो आप सिंगल एटम के अंदर आप एंट्रोपी की बात नहीं कर पाओगे। लेकिन आप जब मान लो एक गैसियस सिलेंडर है, अब इस गैसियस सिलेंडर के अंदर एटम इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और आपने इसको हीट दे दिया तो सारे एटम्स हीटेड हो गए, काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब ये और तेजी से भाग दौड़ मचाएंगे। जैसे गर्मी के सीजन में जून का महीना हो और दोपहर का चिलचिलाती धूप हो, रोड पर स्कूल के स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाए। अब स्टूडेंट सब दौड़ दौड़ के घर भाग रहे हैं कि मुझे जल्दी घर पहुंचना है, मुझे जल्दी घर पहुंचना है, ऑटो नहीं मिल रहा, रिक्शा नहीं मिल रहा है, और भीड़ बहुत ज्यादा रोड पर है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज एंट्रोपी। ठंड का मौसम है, और ठंड का मौसम है, संडे का दिन है, रोड पर एकदम शांत, घर के अंदर सब लोग पैक्ड, मीन्स ऑर्डर्ड है, सब अपने अपने घरों में पैक्ड हैं, दे आर फॉलोइंग फिक्स ऑर्डर। रोड पर जो जा रहा है एक किनारे से जा रहा है, सड़क में अच्छा सा रूल्स ऑफ रोड फॉलो करते हुए लोग जा रहे हैं। तो आप लोअर टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे एंट्रोपी की बात इसलिए करते हो बिकॉज हाई टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी और एटम्स डिसऑर्डर्ड वे में मोशन करते हैं इन ए पर्टिकुलर गैसियस सिस्टम। यही अगर हम लोग क्रिस्टल की बात करें तो वहां एटम्स फिक्स हो जाते हैं, एटम्स ओनली वाइब्रेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू ज्यादा वहां एंट्रोपी क्रिएट होती है। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो एंट्रोपी फिर डाउन हो जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर रास्ता प्रोवाइड करता है, ऑर्डर वे में उसको मोशन करने के लिए एक पाथ दे देता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अदरवाइज रैंडम मोशन में आप जानते ही हैं। तो अक्सर जब भी कोई भी सिस्टम कूल किया जाता है तो उसकी एंट्रोपी डाउन होती है, और हीट किया जाता है तो एंट्रोपी इंक्रीज करती है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू टेम्परेचर। ओके, यस सर, मतलब इसका ये हम समझ आए कि जो माइक्रो लेवल पर देखें तो थर्मोडायनेमिक्स तो हम लोग को बताता है कि डेथ ऑफ यूनिवर्स वो एक्सप्लेन नहीं करते माइक्रो लेवल पर। आप पूरे यूनिवर्स की बात करें तो अलग है, मैं आपको सिंगल एटम की बात के लिए रोक रहा हूं, कह रहा हूं सिंगल एटम के अंदर एंट्रोपी को डिफाइन तभी कर सकते हो जब उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा हो। क्योंकि सर मैं यही सोच, क्योंकि ये तो माइक्रो लेवल फिनोमेना है, यदि मैं सभी माइक्रो लेवल फिनोमेना को अगर मैं कंबाइन करके देखूं तो एक यूनिवर्सल फिनोमेना दिखाई देगा, और कुछ ना कुछ यूनिवर्सल बड़ी जो छोटा छोटा इफेक्ट मिलकर के यूनिवर्स के लेवल में वो बड़े इफेक्ट क्रिएट करेंगे। और मैंने हाँ, वो बात सही है आपकी। मैंने इसी मतलब मैंने एक बात को सर सोचा था कि अगर इसको मैं देखूं कि एंट्रोपी अगर डिक्रीज कर रहा है तो अगर कंबाइंड यूनिवर्स में देखें तो पूरी नहीं, आप ये मैं बता रहा हूँ, सिंगल एटम के फॉर्मेशन में एंट्रोपी का कोई रोल नहीं है। एटम बन गया, एटम के अंदर एंट्रोपी अगर होती तो एटम का साइज भी कभी ज्यादा कभी कम, कभी सर्कुलर, कभी स्फेरिकल, कभी इलिप्टिकल, कभी हाइपरबोला, कुछ भी बन जाता ना कोई भी से। तो एक ऑर्डर वे में हमेशा एक स्फीयर ही रहता है। एटम को ऑलवेज एक स्फीयर मानते हैं, और इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट चेंज नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट फिक्स रहती है। हाँ, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टॉर्ट जरूर किया जा सकता है कि ऑर्बिट में उसका ऑर्बिट का साइज थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया, लार्मर फ्रीक्वेंसी आ गई, ये कुछ चीजें उसमें परटर्बेशन की तरह अप्लाई की जा सकती है एज एक्सटर्नल, अगर फोर्स कोई अप्लाई कर दिया जाए। बट एक पर्टिकुलर एटम में नहीं बात कर सकते। हाँ, एटम को अगर हाई टेम्परेचर दे दिया तो एटम मूव करेगा फास्टर इन कंपेरिजन टू अदर्स। कोई और दूसरा एटम है, तीसरा एटम है, चौथा एटम है, तो वो सब मिलकर के ऑर्डर्ड वे में मोशन कर रहे हैं, डिसऑर्डर वे में मोशन कर रहे हैं, वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे पर्टिकुलर क्लास में अगर आप देखो, सारे स्टूडेंट्स बैठ करके अपना काम कर रहे हैं, परेड करते हुए सोल्जर्स ऑर्डर्ड वे में परेड करते हैं। तो ऑर्डर्ड वे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि देयर इज लोअर एंट्रोपी। बट अगर ऑर्डर वे में नहीं है, डिसऑर्डर्ड हो गया, इधर उधर रैंडम मोशन हो रहा है, और उसमें अकेले एक एटम का दोष नहीं है, सारे एटम्स का रोल होता है।
सारे एटम्स का रोल है, सारे एटम्स को, और इसीलिए हम लोग इंटरनल एनर्जी पर बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी गेन करना, बढ़ना। और आप जानते भी हैं dq/dt मेजर करते हैं ना हम लोग, dq/t या हाँ एंट्रोपी के लिए। तो कहीं ना कहीं dq के साथ t इन्वॉल्व होना चाहिए, हीट के साथ t टेम्परेचर इन्वॉल्व होना चाहिए। आप सिंगल एटम में कहाँ आपने हीट दिया, कहाँ टेम्परेचर दिया, है ना? यहाँ पे yes. मुझे एक सब समय तो नहीं है क्योंकि 6 बजे का क्लास है सर, मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन सर मतलब ये कहना चाहूँ कि सर मैं प्लाज्मा की देखूं, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर को, तो वहां पे तो सभी मतलब इंडिविजुअली पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, प्रोटॉन अलग होते हैं, न्यूक्लियस मतलब वो अलग अलग हो जाते हैं, चार्ज पार्टिकल वहाँ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव एटम, पॉजिटिव आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे आर्गन का प्लाज्मा बनाया तो Ar+, E-, ये रहेगा उसमें प्लाज्मा में। वहां पर तो एंट्रोपी की हम बात कर सकते हैं ना, वहां तो हाँ बात कर सकते हैं। एक्चुअली प्लाज्मा के लिए हाई टेम्परेचर पर ही ये दोनों आयनाइज होते हैं ना। वहां जैसे आर्गन गैस के सिलेंडर को हीट करोगे तो Argon+ और इलेक्ट्रॉन- में ब्रेक होगा और वो एक तरह से प्लाज्मा है, कलर्ड प्लाज्मा दिखता है, वो एकदम कलर्ड। हाँ जी, यस सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लाज्मा आयनाइजेशन है प्लाज्मा का, वो एक माइक्रो लेवल फिनोमेना हो रहा है, और हमारी यूनिवर्स जैसे हम लोग, मैंने सर्च किया है, लेकिन जहां तक मैं पढ़ा हूं तो हमारे यूनिवर्स का मैक्सिमम जो मैटर है, मतलब मटेरियल है, वो प्लाज्मा है, प्लाज्मा से हमारे यूनिवर्स मैक्सिमम है। जैसे सन में भी है, सन में या 2 हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो से वो माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना को मतलब आयनाइजेशन के फॉर्म में दिखा रहा है, और वो यूनिवर्स वो जो है अगर देखूं तो वो छोटे छोटे डिसऑर्डरनेस जो है से एक यूनिवर्स के लेवल पर इफेक्ट डाल सकता है, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना जो हो रहा है बाइंडिंग एनर्जी, मतलब यहाँ पे डिसऑर्डर या ऑर्डरनेस या डिसऑर्डरनेस, वो एक यूनिवर्स के लेवल पर इफेक्ट कर सकता है। उतने नंबर पे रहेगा तो होगा ही। यस सर। उतने तो फिर मैं कैसे लार्ज स्कोप। तो सर मैं कैसे कर सकता हूँ कि जो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन एटम आप बोले कि यहाँ पे एंट्रोपी डोमिनेंट नहीं होगा, बट सर मैं अगर प्लाज्मा की बात करूँ तो वहाँ तो माइक्रोस्कोपिक लेवल यही फिनोमेना हो रहा है, लेकिन वहाँ तो एंट्रोपी यूनिवर्सल लेवल पर डोमिनेट कर रहा है। प्लाज्मा एटम के पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का एक कॉम्बिनेशन होता है। प्लाज्मा और गैसियस एटम में कुछ अंतर होता है कि नहीं होता है? हाइड्रोजन 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 ये गैस है, और यहां अगर H+ और E- H+ और E- रखेंगे ये प्लाज्मा है। ठीक है, गैस और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस दिख रहा है कुछ? यस सर। कैसे, क्या प्लाज्मा का अंतर क्या है? प्लाज्मा क्या है प्लाज्मा? चार्ज पार्टिकल अलग अलग हो जा रहा है, प्लाज्मा से कॉम्बिनेशन का मतलब उसका काम मतलब मेटेरियल कर ले, उसमें आयनाइज एटम पाए जाते हैं, और कब आयनाइज होगा? बहुत हाई टेम्परेचर पे कब होगा हाइड्रोजन? उसको बहुत ज्यादा एनर्जी, तो टेम्परेचर उसको तो तभी तो एंट्रोपी बढ़ेगी ना उसकी, तभी तो एंट्रोपी है उसके अंदर। अगर गैस को एक फिक्स टेम्परेचर पर रखा है, बहुत लोअर टेम्परेचर पर, तो गैस के अंदर कितना एंट्रोपी होगा? मिनिमम एंट्रोपी। हाइड्रोजन गैस को कोई भी सिलेंडर हो, कोई भी पर्टिकुलर एटम हो, तो लोअर टेम्परेचर पर लोअर एंट्रोपी है। लेकिन प्लाज्मा में तो ऑलरेडी आपने टेम्परेचर के थ्रू या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके कैसे भी आपने आयनाइज किया है ना। यस सर। और आयनाइजेशन करने का मतलब है कि जब भी एटॉमिक लेवल पर या मॉलिक्यूलर लेवल पर आयंस को ब्रेक करते हो, आप सप्लाई देते हो एनर्जी की, और वो एनर्जी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन प्लस आयन को दूर ले जाने का काम करेगा। और जब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आयंस दूर हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस दूर हो रहे हैं, टेम्परेचर अप्लाई करने का रोल है, तो कहीं ना कहीं इनको काइनेटिक एनर्जी भी तो मिलेगी टेम्परेचर से ना। यस सर। और काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो ऑफकोर्स यहाँ पर आप बोल सकते हो कि दैट इज ये डिसऑर्डर बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है।
यस ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, अच्छी क्लास हुई है सर। ओके जी, वेलकम। ठीक है Thank you, sir. वेलकम वेलकम। ठीक है, क्लास एंड कर। थैंक यू।